Now, in the previous class, we have already studied about the reflex action, reflex arc. Reflex arc क्या थी? Reflex arc was the path. Arc is the path that a body takes from when you get some response, when you get some stimulus in your senses. तो उसके बाद आपके क्या responses आते हैं और वो उस response को cover up करने के लिए कहाँ से पूरा एक राउंड और सर्कुलर घूमकर आता है, that is your reflex arc. ठीक है. Now we'll talk about CNS, that is central nervous system. Now your central nervous system consists of brain and spinal cord. It consists of brain and spinal cord. ठीक है. अब यहाँ पर when you talk about brain, तो आपको अच्छे से पता है भाई brain is our main head. हेड के अंदर जो मतलब ये वो वाला हेड की बात नहीं कर रही है, I'm talking about the main आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. कंट्रोलिंग पावर पूरी की पूरी बॉडी की ब्रेन पर ही है. ठीक. अब अगर ब्रेन से जरा सा भी कोई भी एक स्क्रू ढीला हुआ या कहीं से कोई भी एक नर्व इधर उधर हुई तो आप अपना थोड़ा मेंटली डिसेबल हो जाते हैं वहां पे लोग. ठीक है. तो यहाँ पे इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड पीछे है यहाँ पर, इसके जस्ट टॉप पे आपके ब्रेन सिचुएटेड है, जो कि एक क्रेनियम दैट इज योर स्कल, स्कल से पूरा कवर्ड है. ठीक है. एंड स्कल में क्या है? इट हैज बोन्स. कैसी बोन्स है? आपको लगता है स्कल पूरा एक ही है, एक पूरी खोपड़ी है? दैट्स नॉट अ वन बोन. वो एक सिंगल बोन नहीं है, वो बहुत सारी 26 या 24 बोन्स का कलेक्टिव पार्ट है. ठीक है. दैट इज क्रेनियम. छोटी छोटी ऐसे करके बोन्स ऐसे 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 करके मिली हुई हैं, इन द सर्कुलर शेप फॉर्म कर लेती हैं ऐसे ऐसे. तो ये आपका पूरा स्कल फॉर्मेशन करती हैं. इसके पीछे भी एक रीजन है, खुद बताओ. अगर कोई एक सिंगल ऐसे करके एक पत्थर होगा, उसको कोई आपको बोले तोड़ो, आप आराम से उसको तोड़ दोगे, राइट? लेकिन अगर वहीं पे वो ढेर सारे जुड़े हुए हैं, उसको कोई बोलेगा तोड़ने के लिए तो आपकी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए. यहाँ पे भी वही है. अगर वो एक ही सिर्फ बोन होगी तो बहुत ही वो चीज आपकी कैसी हो जाएगी? हॉलो होने लगेगी और उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी. जरा सा भी किसी ने कुछ किया तो वो क्रैक आने के या टूटने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. वहीं पे इतनी सारी अगर बोन से कलेक्टिव है वो है तो आपका वो स्ट्रांग हो जाता है और भी ज्यादा. तो यहाँ पे दिस इज क्रेनियम. Brain is surrounded by the three membranes called meninges. Now after this cranium, यहाँ पे ये तो स्किन आ गई, ये आपका स्कल आ गया, उसके बाद दैट इज क्रेनियम. और उसके बाद भी आपके प्रॉपर ब्रेन और स्कल के बीच में 3 लेयर्स होती हैं, 3 कंप्लीट लेयर्स होती हैं जो कि नोन एज meninges. Meninges consist of a fluid that is known as cerebrospinal fluid. अभी क्यों होता है यहाँ पे? ताकि आपके डायरेक्ट, पहली बात तो ब्रेन डायरेक्टली आपके यहाँ से स्कल से टच ना हो, पहली चीज. दूसरा, देयर शुड बी सम गैप बिटवीन इट, और जहां पे वो फ्लूइड भरा हुआ है. आप सपोज करो वहां अगर फ्लूइड नहीं होता तो क्या होता? आपका वो एरिया हॉलो हो जाता. और अगर ऐसे कोई ऐसे मारता तो आपके ब्रेन में बिल्कुल वैसे आवाज आती जैसे कोई खाली बर्तन रख के सर पे मारता है, इतनी तेज आवाज आती. और साथ में क्या होता? वहां पे आपका ब्रेन को कोई सपोर्ट नहीं होता. ठीक है. और जरा सा भी कोई कुछ भी रिफ्लेक्स आता तो आपको शॉक लगता. रिफ्लेक्सेस की वजह से आपको कंटिन्यूस शॉक लगता. क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के टाइम पे व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट द न्यूरॉन्स, तो उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि न्यूरॉन्स में इतनी तेज फ्रिक्शन में आपके ये सारी चीजें आती हैं, सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, इतने तेज रिफ्लेक्सेस आते हैं कि आपको फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट क्रिएट होती है. हीट जनरेशन की वजह से आपको शॉक्स लग सकते हैं. तो इसीलिए वो पूरा एक ही तरफ चलता है. और साथ में वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर नाम का वहां पर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जस्ट टू कन्वर्ट दोज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इनटू केमिकल इंपल्सेस. ठीक है. इसी तरह आप खुद सोचो, अगर इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपकी बॉडी में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे वो शॉर्ट सर्किट तो करेगा, कहीं तो आगे वो शॉक मारेगा. तो यहाँ पे वो शॉक ना दे, क्योंकि यही आपका पूरी एक तरीके से पावर हाउस है पूरा सर का. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? वो इसलिए आपके वहां पे लिक्विड होने जरूरी है, सो दैट यू डू नॉट गेट शॉक्स बाय योर रिफ्लेक्सेस. ठीक है. नहीं तो पता लगा एक रिफ्लेक्स में ही हो गए काम खत्म, उतने में ही खत्म हो गया. अब
तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसका नाम याद रखना है, ठीक है। दीज मेनिंजेस हैव दिस फ्लूइड इन देम, जो कि आपको मैकेनिकल इंजरीज एंड मैकेनिकल शॉक्स से बचाता है, ठीक है। नाउ ये वही सेंसरी न्यूरॉन का रिस्पॉन्स है, आर्क, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, एक तरीके से वही है ये, ठीक है। नाउ कम टू ह्यूमन ब्रेन, बट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस ह्यूमन ब्रेन, थोड़ा सा हम वापस चलते हैं, इधर आते हैं। नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू ब्रेन, यू शुड नो, इसकी भी इंक खत्म होती है क्या? Now your brain is divided into three parts. Brain भी आपके three parts में divided है. Forebrain, midbrain, hindbrain, back. Your brain is divided into these three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of ये front वाला frontal lobe जिसको हम कहते हैं, this is known as frontal lobe. This consists of a part that is known as cerebrum. It consists cerebrum, ठीक है। सेरेब्रम का काम क्या है? आप जो भी याद करते हो, इट कंसिस्ट ऑफ योर मेमोरीज, आपकी मेमोरीज, आप जो पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप याद रखते हो, वो सारा यहीं आता है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ सोच लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे हेडेक होने लगती है। कहते हो कभी सर दर्द हो गया पढ़ते पढ़ते, तो वो अक्सर सर दर्द आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में होता है, वो वाला सर दर्द। क्यों वो होता है? इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर दे दिया, इतनी उसकी थी नहीं जितनी आपने पढ़ लिया, ठीक। So this is cerebrum, which consists of your memory as well as the reflexes related to your gustatory organs, ठीक है। Auditory nerves, ये वाले ऑडिटरी वाले, सुनने वाले, एंड साथ में आपके टेस्ट बर्ड्स, ठीक। मिड ब्रेन का फर्दर कोई और पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन खाली है, यही आपका खाली दिमाग है। लेकिन खाली दिमाग ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये भी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है आपके? दिस कंट्रोल्स योर बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन अब फर्दर मुझे देखना पड़ेगा, ये मतलब चेंज करना है उधर पेज। हाइंड ब्रेन फिर आपका डिवाइडेड है फॉर द थ्री पार्ट्स में। पॉन्स, cerebellum and your medulla. This is also known as medulla oblongata, ठीक है। इन तीन पार्ट्स में फर्दर आपका ये वाला ब्रेन डिवाइडेड है। अब यहां पर दिस कंट्रोल्स योर रेस्पिरेशन, इट कंट्रोल्स योर रेस्पिरेशन, ठीक है। मेडुला कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है मेडुला। एंड साथ में जिन लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होती, मेडुला पहले होता क्या है वो बताती हूँ, इधर पे पीछे नियर योर कान के पीछे की तरफ। ईयर का, अगर आप लोगों ने पिछले साल ईयर का पूरा वो देखा होगा क्लास 8th में या 9th में, कभी या 9th में तो नहीं है, 8th में याद होगा किसी को, तो ईयर का डायग्राम आया था, उसमें पीछे कॉक्लिया होता है और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है। कॉक्लिया में देयर इज अ फ्लूइड, वो फ्लूइड कनेक्टेड होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा से,
ठीक है, जो कि ब्रेन भी पूरी कनेक्ट करता है। जब क्या होता है, जो जिन लोगों को ये ट्रैवलिंग सिकनेस वगैरह होती है उनके साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैवलिंग सिकनेस वालों के साथ क्या होता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा लगती है चलने के टाइम पे। कई लोगों को है ट्रैवलिंग सिकनेस, यहाँ पे किसी को मोशन सिकनेस कहते हैं जिसको। गाड़ियों में चलो तो उल्टियां आती हैं, पहाड़ वहाड़ के एरिया में जाओ तो किसी को भी नहीं है? नहीं है? वाह, वेरी नाइस। तो ये लेकिन ये ट्रैवलिंग सिकनेस बहुत लोगों को होती है। कहीं जाते हैं, जरा सा भी चले गाड़ी में तो उनको यहाँ से वहां तक जाने में, लॉजिक्स तक जाने में उनको उल्टियां होने लग जाती हैं। तो गाड़ियां किसी किसी को सूट नहीं करती, इवन बसेस नहीं करती, किसी किसी को बस की स्मेल आती है या फिर उनका कुछ यहाँ पे अजीब सा लगने लगता है उनको, तो वॉमिट होती है। ऐसे लोगों के लिए कान में आप अगर ईयर बड्स लगा लो, गाने वाने सुनते हुए जाओ, च्युइंगम खाते हुए जाओ, तो उनके लिए ये चीज काफी फायदेमंद हो जाती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब मोशन में होती है बॉडी कंटिन्यूस, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है कॉक्लिया में वो मूव करता है। और कंटिन्यूस कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा की तरफ हवा एंटर करने लगती है। और जब हवा एंटर करती है वहां पे एयर एंटर की वजह से आपको मोशन सिकनेस आती है, आपको वॉमिटिंग का मन करता है। तो जनरली आपको नॉर्मली भी, नॉट ओनली विद मोशन सिकनेस, नॉर्मली भी अगर किसी को वॉमिटिंग आ रही है या तबीयत खराब है तो उसका रीजन भी यही है। ये आपकी अक्सर वॉमिटिंग करवाता है आपको। जो जब भी आपको मोशन नॉर्मल वॉमिटिंग भी आ रही है वो भी इसी की वजह से ही आती है। यहाँ पे ही इसका मतलब ये ही मूवमेंट आपकी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो छोटी छोटी भी जो चीजें आती हैं वो सारी की सारी इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं। ठीक, किसी ने बनाया ये वाला, बना लिए? बना लिए? मुझे कुछ कंफर्म करना है। बनाओ जरा तब तक, मैं कुछ देख रही हूँ। पिछले वाले में बैलेंस एंड पोस्चर जो बोल दिया था, बैलेंस एंड पोस्चर ये है। ये आपका बैलेंस एंड पोस्चर देखता है। उधर मिड ब्रेन आपके रिफ्लेक्सेस ऑफ योर स्कल देखता है। फोर ब्रेन नो रिफ्लेक्सेस ऑफ द स्कल। फोर ब्रेन में कोई रिफ्लेक्सेस नहीं है स्कल का। मिड ब्रेन में रिफ्लेक्सेस ऑफ द स्कल है, लाइक योर ऑडिटरी इंपल्स, योर विजुअल इंपल्स। बट नोज वाला, ये वाला कहाँ आता होगा, गेस करो। ऑल फैक्ट्री कहाँ आते होंगे? ना, रेस्पिरेशन है पहुंच तक? नहीं। अच्छा, वो सांस है इसलिए मेडुला, नहीं नहीं। फोर ब्रेन आपका वो जो ये वाला है, स्मेल करने वाला जो इम्पल्स है, वो आपका फोर ब्रेन पे ही रहता है। अगर किसी की स्मेल खराब होती है, स्मेल की पावर खराब होती है किसी की स्मेल लेने की, तो इसका मतलब है उसके फोर ब्रेन की खराब हुई है। और सेरेबेलम में, सेरेबेलम कंट्रोल जो बैलेंस एंड पोस्चर। जैसे कि आप बैठे हुए हो,
एक प्रॉपर बैलेंस में बैठे हुए हो, ऐसा तो नहीं कि हिल रहे हो, फिसल रहे हो, गिर रहे हो, इधर उधर उठा उठा के रखना पड़ रहा है, प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है ना। तो ये आपका सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम है, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद देम, ठीक है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों अलग अलग हैं, ठीक। सेरेबेलम का बैलेंस एंड पोस्चर है यहाँ पे, हाँ। इनवॉलेंट्री आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन मिड ब्रेन सिर्फ आपके स्कल के इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, बाकी जितने भी हैं वो आपका ये देखेंगे, ठीक है। बाकी बॉडी के जितने भी बचे कुछ हैं वो ये कंट्रोल करेंगे, बट सिर्फ स्कल वाले वो मिड ब्रेन देखता है, ठीक है। और स्कल में भी आपका ऑडिटरी, विजुअल, प्यूपिल का बढ़ना घटना, ये सब ये वो देखेगा मिड ब्रेन। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले इंडिकेटर की, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जो कि स्मेल से रिलेटेड है, वो आपका फोर ब्रेन में सेरेब्रम देखेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी जो नोज के सारे नर्व्स हैं वो सारे आपके फोर ब्रेन से कनेक्टेड है, इधर से ही है, ठीक। सेरेबेलम, अब कोई अगर किसी ने कई बार देखा होगा, लोग नाली काफी ड्रिंक वरिंक करके नाली वाली में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ चला रहे हैं गाड़ी, इधर उधर खिसक गई किसी की गाड़ी, तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी किसी ने, जो कोई टल्ली हुआ है, वो थोड़ा उनका सेरेबेलम में जाके फर्क पड़ा है उनके, तो उनका इसका मतलब सेरेबेलम का हिल गया है, या सबसे ज्यादा असर उसको जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस था वही हुआ है, तो इसकी वजह से उनका सारा बैलेंस बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाता फिर उसके बाद उनको थोड़ी देर के लिए, ये कम हो जाता है ब्रेन में, ठीक है, इसका पावर कम हो जाता है। तो इसलिए वो लोग, कुछ लोग सोचते हैं घर जा रहे हैं पर पहुंचते हैं नाली में, या कहीं जा रहे हैं मिलते हैं कहीं और, तो ये उनका बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं वो वाला दोबारा एक बार बना देती हूँ। उस वाले में क्या था, क्या बनाया था, ब्रेन बनाया था, ब्रेन था, ब्रेन में क्या क्या तीनों बताए थे मैंने, तो उसे जरा क्लियर कर लेना। वहां पे बैलेंस एंड पोस्चर काट के क्या लिखना है, मिड ब्रेन में सिर्फ रिफ्लेक्सेस ऑफ द स्कल लिखने हैं आपको, वो भी विजुअल एंड ऑडिटरी, ठीक है, वो वाले स्पेशलाइज्ड हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी वाले लिखने हैं। वहीं पे आपकी अगर ऑल फैक्ट्री है तो वो फोर ब्रेन पे जाना, सेरेब्रम पे चले जाना, ठीक है, फोर ब्रेन पे जाना, और सेरेब्रम साथ में आपका मेमोरी रखता है। और तीसरा कौन था, हाइंड, वो तो ये रहा, ठीक। अब चलते हैं वापस उस पर। हाँ, तो अब आ गए हो आप फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेरेब्रम में आ गए हो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। तो आपका थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, वॉलेंट्री एक्शंस, आपके वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में हैं, वॉलेंट्री एक्शंस, इंफॉर्मेशन जो कि आपकी मेमोरी रखते हैं, ठीक है, एंड साथ में सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स भी ये रखता है, तभी तो आप लोग वॉलेंट्री एक्शन ले पाते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी यही देखता है, और साथ में ये हंगर, भूख भी यहीं से लगती है। कभी ध्यान दिया होगा कि बहुत पढ़ते, अच्छा कभी हुआ ऐसा, बहुत पढ़ रहे हो या पढ़ रहे बैठे हो, एग्जाम टाइम में ज्यादा भूख लगती है, साथ में स्नैक्स भी होने चाहिए थोड़े से, फिर पढ़ते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, ये होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें आपके फोर ब्रेन ही कंट्रोल कर रहे हैं, आप पढ़ भी वहीं से रहे हो, अब वो थकान भी उसको ही फील हो रही है, फिर हंगर भी उसी को फील होगी, तो इसलिए आपको उस टाइम पे पढ़ना और ये खाना साथ साथ चलते रहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अपना ऐसा कोई काम करते हो जो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो आपको उस टाइम पे भूख बहुत लगती है, यही लगता है कि हम कुछ स्नैक्स खा लें कोई, तो भूख भी वो दाल चावल की नहीं लगती, वैसी वही लगती है एकदम मस्त, कुछ अच्छा सा मसाले वाला मिले, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू योर हंगर, ये सारी चीजें आपके फोर ब्रेन से रिलेटेड हैं, ये वाला, और साथ में वो भी लिख लेना कौन सा मैंने बताया था, ऑल फैक्टर इंडिकेटर वाला, वो भी यहीं पे कर देना। ऑल फैक्ट्री पता है ना, नोज से रिलेटेड इंडिकेटर कह रही हूँ, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो भी स्मेल वगैरह करते हो वो सब यहीं से आती है आपको। तभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी स्मेल आई तो आपको स्मेल से ही भूख लग जाती है कई बार, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी फोर ब्रेन से रिलेटेड। नाउ कम टू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ऐसा और कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन खुद में ये पार्ट है, उसका काम है सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस देखना सिर्फ स्कल के, ठीक है। विजुअल एंड ऑडिटरी, जैसे कि हेड का रिफ्लेक्स, नेक का, ट्रंक का, नेक, ट्रंक, हेड का रिफ्लेक्स, ये सारे यही देखता है, ठीक है। साथ में प्यूपिल का साइज चेंज होना,
आपकी आंखों का घटना बढ़ना, ज्यादा लाइट आ गई तो छोटा होना, डार्क में बड़ा होना, ये सारा यही कंट्रोल करवाता है। और साथ में आपकी विजुअल एंड ऑडिटरी इम्पल्सेस भी यही देखता है। कहीं से आपको अभी खन से आवाज आएगी, एकदम से कुछ गिरेगा तो फटाक से ऐसे घूमोगे ना, तो ये सारा इम्पल्सेस आपके मिड ब्रेन देखेंगे। ठीक, उसके बाद हाइंड ब्रेन, फर्दर हाइंड ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट में, सेरेबेलम, मेडुला, दैट इज आल्सो नोन एज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो कहीं अगर ये नाम आ जाए तो बड़बड़ाना नहीं, वही सेम चीज है। ठीक है, और उसके बाद पॉन्स। तो ये पॉन्स जो होते हैं, दे आल्सो कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज रेस्पिरेशन, इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट्स, आपका हार्ट बीट भी यही देखता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंटरनल आपका प्रोसेस जो चल रहा है जो इनवॉलेंट्री है, यू कैन नॉट कंट्रोल, और जो कि ट्रंक के नीचे है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर पॉन्स। ठीक है, जिसमें आपका रेस्पिरेशन भी आता है, और ब्रीदिंग मैंने बताया था किस में आता है, ब्रीदिंग आता है आपका, ब्रीदिंग कहाँ था, कहाँ गया मेडुला, ब्रीदिंग आपका मेडुला देखता है। ठीक है, वॉमिटिंग मेडुला देखता है, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ आपका, यानी कि सलाइवा कितना रिटेन होना है, कितना निकलना है, खाना खाते जो मुंह में पानी आता है, ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है मेडुला। ठीक है, सेरेबेलम, सेरेबेलम कंट्रोल जो पोस्चर एंड बैलेंस से बताया था, वॉलंटरी एक्शन है। ऐसा कोई भी काम, डांस, जब डांस वगैरह करते हो तो आपको बैलेंस की बहुत ज्यादा डांस के टाइम पे जरूरत होती है, साइकिल चलाते हो, ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा बैलेंस चाहिए, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो जिसमें बैलेंस जहां भी आएगा वो सारा कंट्रोल करता है आपका सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। पेन उठा रहे हो, कई बार ऐसा देखा है क्या, कोई पेन उठा रहे हो और वो पेन उठाते कहीं पड़ा है लेकिन गिर गया वो फटाक से, ये तो तब होता है अगर वो बैलेंस नहीं बन पाया उसका, लेकिन आप प्रॉपरली पेन गिरेगा, प्रॉपर तरीके से उसको उठा लोगे, ऐसा नहीं कि गिर गए फिर उठा रहे फिर उठ रहे हैं। ठीक है, वॉमिटिंग वाला अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यू में, ये आता ही आता है, ये बहुत पूछते हैं, तो इनमें से पूछ लेगा, 4-5 चीजें दे देगा आपको, और हो सकता है सेरेब्रम भी लिख दे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट्स क्लियर हो गए, क्लियर हुए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रहा आपका ब्रेन। बनाने के लिए तो 4 साल हो गए बनाने के लिए, तो शायद नहीं आया है, 4 साल से तो नहीं आ रहा है बनाने के लिए, बट हाँ उसके लिए आया था एक बार, लेबलिंग के लिए आ गया था, और लेबलिंग के साथ साथ विद फंक्शन आ गया था, क्वेश्चन 5 नंबर पे था ये वाला। ठीक है, बना के दिया था, लेबल करना था, प्लस एबीसीडी करके उसने लेबल करने के लिए कहा था, और फिर उसने उसके फंक्शंस पूछे थे, तो फंक्शंस आपको वहां पे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी उधर पे। ठीक है, और यहाँ से आपको लेबलिंग में है। अब यहाँ पर देखो तो ये भाई नोज है, ये नाक है, ठीक है, ये नाक वाली ये वाली हड्डी है ये, तो ये ऑफ कोर्स आपका ये फ्रंटल लोब है, फोर ब्रेन है जो कि, ठीक है। उसके बाद आपका ये मिड सेरेब्रम है, सेरेब्रम कौन सा होता है आपको पता है, सेरेब्रम इज योर कंसिस्ट इनसाइड योर फोर ब्रेन ओनली। और सेरेबेलम कहाँ है आपका, ये रहा पीछे की तरफ, पॉन्स मेडुला सेरेब्रम, ये आपका हाइंड ब्रेन इतने में आता है। ठीक है, ये पीछे का साइड है, दिस इज हाइंड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, कहाँ गया मिड ब्रेन, ये रहा खाली दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अभी पढ़ने वाले हो, पढ़ा रही हूँ अभी वो भी मैं, ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जनरली हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन्स रिलेटेड कहते हैं, ग्रो और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सुना है ना पिट्यूटरी, मैंने, मुझे लग रहा है मैंने बताया हुआ है 1-2 बार तुम लोगों को ये चीज। पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड कहलाती है, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को वही कंट्रोल करता है, वो देखता है कि अच्छा अब इसकी जरूरत है, ये वाला हार्मोन अब सिक्रीट करना है, आपको ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना है, अब थायराइड सिक्रीट होगा, ठीक है, अब ओवरी से एग सिक्रीट होंगे, ठीक, तो ये सारी की सिक्रीशन ये करवाता है पिट्यूटरी, दैट इज व्हाई इट इज कौन सा ग्लैंड, इट इज अ मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसका भी कोई ऊपर है, नाम उसका नहीं है मास्टर ग्लैंड, लेकिन इससे भी पिट्यूटरी से भी कोई ऊपर है, दैट इज हाइपोथैलेमस। ऊपर होने का मतलब सिचुएटेड ऊपर नहीं, ऊपर होने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी अगर हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तो उसे नोटिस करके पिट्यूटरी को बोलता है, पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ हार्मोन इन द बॉडी। उसके बाद पिट्यूटरी डिसाइड करता है कि विच हार्मोन हैज टू बी रिलीज्ड। ये चीज समझ में आई।
दैट इज वाई पिट्यूटरी को आपका मेन और मास्टर ग्लैंड बोला गया है, नॉट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिर्फ उस चीज को नोटिस करता है कि देयर इज सम रिक्वायरमेंट, पिट्यूटरी अब भाई तुम देख लो आगे। उसके बाद पिट्यूटरी नोटिस करता है कि कौन सा चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, और एक्चुअल में चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो पिट्यूटरी इज योर मास्टर ग्लैंड, बट हाइपोथैलेमस उसको एक बार ऑर्डर करती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ सिचुएटेड होती है? आपके मिड ब्रेन में होती है, इट इज इन द मिड ब्रेन, ये भी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ये रही, यहाँ पर सिचुएटेड रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आपकी आपकी आएगी, ये हाइंड ब्रेन की तरफ आएगी। पिट्यूटरी भी यही होती है, इधर पीछे हाइंड ब्रेन की तरफ ही आएगी पिट्यूटरी। पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम ये हाइंड ब्रेन की कंप्लीटली इसी पार्ट है। उसके बाद नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकलने लग जाती है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन याद रखना, कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक, यहाँ पे ये रहा क्रेनियम, दिस इज क्रेनियम वाली ये आपकी स्कल है, ये पूरा बोनी बॉक्स है। उसके बाद मेनिंजेस कहाँ है? मेनिंजेस बताएं इसमें? नहीं बताए। ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस है ना बीच में, ब्रेन और उसके बीच में जो ये लाइन दिख रही है आपको, दीज आर द मेनिंजेस। दीज लाइंस आर नोन एज मेनिंजेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? हुआ? मेनिंजेस कंटेन्स व्हाट फ्लूइड? नाम याद है? बोल बोल। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूरा नाम। नाउ फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, तुम लोग खुद एक बार जरा पढ़ लो इनको, एक बार खुद से रीड आउट कर लो फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। पहले ब्रेन पढ़ना, हार्मोनल सिस्टम में पढ़ाऊंगी अभी। हो गए ब्रेन? उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मैंने बताया हुआ है, बट बताया होगा तो प्लीज बोल देना कि हाँ मैम पता है, टाइम नहीं वेस्ट होगा। मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताई थी। जब मैं हार्मोनल सिस्टम शायद मैंने किसी दिन किसी क्लास में 2 बार रिपीट किया है। हार्मोनल सिस्टम मैंने एक बार बताया था आपको, विच इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। Hormonal system is also known as your endocrine system. Hormones are also known as the chemicals that are released in your body. These are, हाँ, these are the chemicals that are released in your body. ठीक है, ये किसके थ्रू रिलीज होती हैं? Through some glands, and those glands are ductless glands, जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मैंने आपको एड्रेनलिन सिस्टम बताया था, जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। याद है, डॉग पीछे पड़ जाएगा तो क्या करोगे? या तो खड़े होके कटवा लोगे या तो भाग जाओगे वहां से। ठीक है, ये मैंने बताया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद से। तो ये आपका ये ही निकालता है, ये वाला हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू निकलता है। ये हार्मोन सिक्रीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज का आपका एड्रेनलिन, जिसे हम कहते हैं एड्रेनलिन रश हुआ है बॉडी में, ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है। कई बार एड्रेनलिन रश बच्चों के अंदर, जो छोटे बेबीज होते हैं, इनमें गलत होता है, क्योंकि हार्ट बीट वगैरह तेज होती है इसमें। जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होते हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एक रश होता है। वो रश में क्या होता है, आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, काफी तेज ब्लड निकलने लगता है, आपकी बॉडी में भागने लगता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और साथ में हार्ट बीट हाई हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एड्रेनलिन रश बच्चों में नहीं होना चाहिए, जो बहुत इन्फेंट बेबीज होते हैं। रीजन इज जस्ट बिकॉज उनकी बॉडी उस चीज को झेल नहीं पाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा उसको। बट आप लोग क्या होता है, ये हार्मोनल सिस्टम आप में निकलता है,
ये एड्रेनल रश होता है आपकी बॉडी में, दीज आर एड्रेनल हार्मोन से रिलेटेड होता है। मैं शायद स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, एड्रेनल हार्मोन, ये उससे होता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है, दिस ओनली एन एग्जाम्पल, ये एड्रेनल सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल है। बट जनरली अगर हम देखें तो हार्मोनल सिस्टम आपका पूरा तरह एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ये आपका किससे डिपेंड होता है? डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट का मतलब क्या होता है? एक सैक होता है जहां पे जिस भी ग्लैंड से जो भी जहां से सीक्रेट हो रहा है वो वहां पे जाकर स्टोर हो जाता है उस ग्लैंड में, ठीक है, उस डक्ट में। और अगर स्टोर होने के बाद जब आपको जरूरत होती है तो वो बॉडी से वो उस जगह से उस डक्ट से बाहर आता है। लेकिन दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब कि इनमें कोई स्टोरेज की जगह नहीं है। ये डायरेक्टली जैसे ही रिलीज होंगी आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी, सीधा दे विल गो इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम। दीज केमिकल्स विल नॉट गेट स्टोर्ड एनीवेयर, ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम पर जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक। तो आपकी डक्ट ग्लैंड्स कौन सी हैं? वो सिस्टम ही अलग है। जहां पे डक्ट ग्लैंड्स की बात होगी, डक्ट ग्लैंड्स वो सिस्टम ही आपका अलग है जो आपने लाइफ प्रोसेस के टाइम पे पढ़ा था, दैट इज एक्सोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन होता है, वो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। एक्सोक्राइन सिस्टम में आपके क्या निकलते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जिनको हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज निकलता है आपकी कहां से? डक्ट से निकलता है ना, सलाइवरी की डक्ट से निकलता है। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको जरूरत हुई तभी निकला है, यहाँ पे डक्ट्स होती हैं, वहां पे ये स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी बॉडी को जरूरत हुई, आपके माउथ में जरूरत है उस चीज की, तो वो तुरंत वहां से सीक्रेट होके माउथ में आया है। दे हैव अ टारगेट ऑर्गन, इनका जहां जहां काम है ये वहां सिचुएटेड है, और इनका एक टारगेट ऑर्गन है कि हमें यहाँ पे टारगेट करना है, ठीक है। अब जैसे सलाइवा है तो वो सिर्फ मुंह में है, ठीक है, यहाँ पे अपना काम किया उसने, आगे बढ़ गया, वो चला गया खाना नीचे। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, ये डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम इसके अंदर आता है। इसका एक एग्जाम्पल है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या है? विद डक्ट होता है। ये जिस तरह ये केमिकल सीक्रेट करते हैं उस तरह ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम्स आर दी डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये जस्ट उसके ऑपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन में आपके दोनों का डिफरेंस आ सकता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा ये जहां सिचुएट होते हैं इनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, बट इनके टारगेट ऑर्गन्स नहीं होते, या ये जहां सिचुएटेड होते हैं इनका वहां कोई काम नहीं होता, बिकॉज ये जो भी सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली गोज इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड, ये आपकी सिक्रीट होती है अबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है आपके, ठीक है, दोनों किडनीज के, ये आपकी किडनी है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये जो भी सीक्रेट करती है उसे किडनी से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड पे जाता है, ठीक है। ये सिर्फ जगह जगह पे प्रेजेंट है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि आपके ग्रोथ प्लस आपका मेटाबॉलिज्म चेक करता है, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एंड आपकी, हाँ, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म चेक करवाता है। कई बार लोगों को सुना होगा आपने, थायराइड बढ़ गया उसको थायराइड हो गया, थायराइड हो गया उसको थायराइड की दिक्कत हो गई, थायराइड चेक करवा लो, आजकल ये बहुत चल रहा है। लोग कई कई बार इतने ज्यादा अच्छे खासे हैवी हेल्दी मोटे मोटे हो रहे हैं, वो इनकी वजह से ये होती है, एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी पतले नहीं होते, वो इस वजह से भी होता है, उनका थायराइड हार्मोन उस टाइम पे स्वेल हो रखा होता है, या फिर उनकी बॉडी में कुछ चीज की प्रॉब्लम चल रही है। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है कि थायराइड अपने ढंग से काम नहीं करता, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता, जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेक नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो वो प्रॉपरली टाइम से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, लॉन्गर टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा हिल गया, आपका ग्रोथ हिल गया, तो लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। हाइपोथायरॉयड में लोग मोटे होते हैं, हाइपर थायरॉयड में लोग पतले हो रहे हैं, बहुत पतले पतली हो जाती हैं एकदम से। और अगर फीमेल को हाइपर थायरॉयड होती है तो उनपे क्या प्रॉब्लम होती है, उन वो फिर उसके बाद फ्यूचर में कंसीव नहीं कर पाते। कंसीव का मतलब होता है दे विल नेवर गेट प्रेग्नेंट, ये हो जाता है उनका प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों में। तो ये आपके कुछ हार्मोन्स हैं जो कि कुछ आपके कैसे हैं, हार्मोन्स आर कंप्लीटली केमिकल्स, ठीक है, जो कि आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वेयर एज एंजाइम्स जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं हार्मोन की और भी बात, अब पूरा हार्मोन सिस्टम आपका आ रहा है,
इसको मैं डिलीट कर दूं। नाउ कम टू हार्मोनल सिस्टम। अच्छा, इन योर बॉडी देयर इज अ ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं। मैंने ये बताया था, ये भी याद करो। नहीं, वो तो पिट्यूटरी तो ऊपर, वो तो अलग है, वो तो मास्टर ग्लैंड है। हाँ, पैनक्रियास, सही बोले। पैनक्रियास इज द ओनली ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं। एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि वो एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन जो पैनक्रियास ही सिक्रीट करता है, ठीक है। वहां पे वो डक्टलेस काम कर रहा है, ठीक है। पैनक्रियाज ने जो निकाला इंसुलिन तो डायरेक्ट ब्लड पे जाता है। इंसुलिन का काम है आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल चेक करना। डायबिटीज जिनकी बॉडी में होता है, जिनको डायबिटीज हो जाता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसके बाद उनको इंसुलिन के शॉट्स अलग से लगाए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू। और वहीं पे दूसरा उसका काम क्या है? अगर उसकी डक्ट है, ऑफ कोर्स है ही, अगर उसकी और जो डक्ट है वहां से उसका क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो डायरेक्टली कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, आपके प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का काम है। यहाँ पे समझ में आया, इसने दोनों काम करे, डक्ट भी है, डक्टलेस भी है। डक्ट से क्या निकाला इसने? पैनक्रियाटिक जूस निकाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। और वहीं डक्टलेस क्यों है? क्योंकि उसने हार्मोन निकाला जिसका नाम इंसुलिन है, जो सीधा ब्लड में गया। अब तुम लोगों को जितने भी आगे जाके अभी जितने भी हार्मोन्स आने वाले उन सबका नाम, कहाँ सिचुएशन है, सिचुएटेड है, और उनका काम, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जल्दी से ये पहले पढ़ो। हो गया है, समझ आए? अक्षता, समझ आया है? भाई अगर किसी के स्कूल में हेरिडिटी चल रहा है, हाफ ईयरली में अगर आने वाला है, हेरिडिटी है, रिप्रोडक्शन है, ऐसा कोई चैप्टर अगर आ रहा है, एंड यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट, तो प्लीज मुझे बता देना पहले से ही। एक क्लास रख लेंगे अलग से उस स्पेसिफिक बच्चों की, एंड आई विल क्लियर द डाउट्स इन दैट क्लास, ठीक है। या सर को इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं बता दूंगी आपको टाइमिंग वगैरह। नाउ द ग्लैंड्स, पूरा समझा दिया है अभी। आप लोगों को सिर्फ रीड करना है, और ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको न्यू लगे या फिर समझना है बता देना। ये डिफरेंस ही है इनका एक्चुअली। इसका भी थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, दीज ग्लैंड सिक्रीट
These glands secrete what? Digestive juices or enzymes. तेजस समझ आया? भागलक्ष्मी डिफरेंस लिख ले। लिख भी लो, लिख लो। डन। हाँ भाई, टेस्टिस इन ओवरी। टेस्टिस कौन सी ग्लैंड वो निकालता है हार्मोन? टेस्टिस इज ओनली प्रेजेंट इन मेल। ये निकलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में सिक्रीट करता है। एंड ओवरी इन फीमेल्स, ये दो हार्मोन्स होते हैं। फीमेल्स हैव टू हार्मोन्स दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स हैं इन फीमेल्स, ठीक है। पैनक्रियाज वाला ही चीज बताया हुआ है यहाँ पे। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम योर। अब इस पूरे उसमें एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए आया बिकॉज योर नर्वस सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था बिकॉज योर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर मिड ब्रेन, ठीक है, नॉट मिड ब्रेन सॉरी, हाइंड ब्रेन की तरफ जो है, दैट हैज द कैपेबिलिटी टू ऑर्डर द अदर या मैसेज द अदर बॉडी पार्ट, भाई अब ये वाली आपको हार्मोन सिक्रीट करना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल कंट्रोल बाय योर ब्रेन।
कि कौन सा हार्मोन कब सिक्रीट होना है। लाइक इन फीमेल्स और इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना एंड फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होना, ये डिसाइड भी पिट्यूटरी ही करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ कंट्रोल वही करता है। अब यहाँ पे ग्रोथ देखता कैसे है? एट अ सर्टेन एज यू रिसीव योर प्यूबर्टी। गर्ल्स में 10 से 12 साल में, बॉयज में 12 to 14 ईयर्स, जस्ट आफ्टर द गर्ल्स बॉयज अटेन करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्यूबर्टी अटेन होती है? अगर उनकी बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट होने शुरू होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड दूसरे वाले इन फीमेल्स। ठीक है, लेकिन ये कब सीक्रेट होंगे ये डिसाइड कौन करता है? ये पिट्यूटरी ही डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है, जैसे ही ब्रेन को ये डिसाइड कर लेता है ब्रेन की अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, इस बच्चे में ये सर्टेन एज आ चुकी है, दिस नोज कि अब हर चीज ये बच्चे को पता है, ये बच्चा भी स्टेज पे आ चुका है, इसकी ये चीजें सीक्रेट होने आनी चाहिए, उस टाइम पे आपके ये हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं। दैट इज नोन एज योर एडोलेसेंस। प्यूबर्टी हिट करती है जब आपको। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी पिट्यूटरी ने नोटिस कर लिया कि यू हैव बिकम एल्डर, अब ग्रोथ हो चुकी है आपकी। ठीक है, रिसेंटली क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, दैट इज प्यूबर्टी उनको जल्दी हिट हो रही है एट द एज ऑफ 7 years, एट द एज ऑफ 6 years। ये प्यूबर्टी हिट होने की कोई एज नहीं है टू एनी गर्ल। ठीक है, नॉट इवन फॉर बॉयज ऑल्सो। तो इसलिए इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जनरली ब्रेन को आप लोग इतना ज्यादा आजकल सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल्स, सब कुछ इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है थ्रू योर बुक्स ऑल्सो। आपको हर चीज, हर तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके ब्रेन ने उस चीज को नोटिस किया कि दैट यू नो एवरीथिंग। तो ब्रेन को ये लगा कि अब आप शायद बड़े हो गए हो, ग्रोथ आ चुकी है, तो उस हिसाब से उसने आपका हार्मोन सिक्रीट करवा दिया। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, आप तो अभी एज वाइज तो आप छोटे हो, पर आपने सिर्फ दिमाग वाइज अपने आप को बड़ा कर लिया था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है छोटे छोटे बच्चों में, इसलिए हो रहा है ये सब। ठीक है, क्योंकि इसीलिए दिस कंट्रोल्स योर कंप्लीट बॉडी। इसीलिए यहाँ पे इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो आपका थायराइड चेक करती है, वो आपके ये ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस के मिलाकर जो हार्मोन्स बोले जाते हैं, दोज आर नोन एज FSH, follicle secreting hormones। follicles secreting hormones। फॉलिकल्स गर्ल्स में एग्स होते हैं और बॉयज में स्पर्म्स होते हैं। तो फॉलिकल सिक्रीटिंग हार्मोन ये चेक करता है, साथ में TSH। गेस करो क्या हो सकता है ये? थायराइड, थायराइड सिक्रीटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये है थायराइड सिक्रीटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कई बार लोगों में बहुत ज्यादा लंबे हो गए, वो रिकॉर्ड नहीं बन जाते इतने लंबे लंबे, 7-7, 8-8, 12-12 फुट के खली। ये सब क्या है? ये सब इन सब के इसका मतलब ये है, उनकी जो ग्रोथ हार्मोन, जो कि मेन काम था पिट्यूटरी का, ग्रोथ हार्मोन, उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ कर दी है, जिसको हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं। अगर ज्यादा वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया तो बॉडी में जाइजेंटिज्म हो जाती है, और वहीं अगर कम सिक्रीट किया तो वो डॉर्फिज्म हो जाती है, छोटे हाइट में बहुत छोटे, जिसे हम बोना कहते हैं। ठीक है, डॉर्फिज्म हो जाती है उनको। ये कुछ ग्लैंड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर योर दीज काइंड ऑफ ग्लैंड्स। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये आपके? ठीक है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ये सारा वहां पे डायग्राम में है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लैंड सिचुएटेड है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा आ जाता है क्वेश्चन में, कई बार केस स्टडीज भी इससे रिलेटेड आई हैं बहुत सारी, तो इसलिए प्रेजेंट इसका कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा सिक्रीशन बढ़ा देता है, सिक्रीशन बढ़ाएगा तो ऑफकोर्स आपका ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज अप करेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज अप होगी आपके बॉडी की, तो आपको उस टाइम उसके तुरंत बाद आपको भूख भी लगेगी। ठीक है, डेंजरस सिचुएशन जब भी आती है तो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को, और आपका एड्रिनल हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम पहुंचता है। ये क्या करता है? आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, ब्लड का फ्लो इनटू द मसल्स बढ़ाता है, लिवर टू पुट मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू आवर ब्लड। यानी कि लिवर ने जो स्टोर ग्लूकोज भी अपने पास रखा हुआ है, स्टोर्ड है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो भी ब्लड यूज करने लग जाता है अब।
ठीक है, क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से चल रहा है, उसको हाई एनर्जी पे है वो, तो वो वाला भी आपका लिवर का भी वो यूज करता है उस टाइम पे ब्लड। आपको पता है ना, जो भी एक्सेस ऑफ योर फूड होता है, जो भी ग्लूकोज होता है, दैट इज स्टोर्ड इन योर लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर होता है वो सारा खाना, और इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको यूज अप करती है आपकी बॉडी। लॉट ऑफ एनर्जी ना वेरी वेरी क्विक टाइम। कौन कौन कहाँ है वो देख लिया ना तुम लोगों ने, वहां से देखो। पीनियल ग्लैंड, अच्छा पीनियल ग्लैंड मैंने बताया नहीं, पीनियल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि आपकी डे और नाइट शिफ्टिंग में आपका हेल्प करवाती है आपके ब्रेन को, कि अब दिन हो गया है, अब रात हो गई है। ऐसी कई जगहें होती हैं। अच्छा एक बात, जैसे फिनलैंड, आपको देयर इज अ प्लेस फिनलैंड ही शायद, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। डेनमार्क, फिनलैंड, कौन सा ऐसी जगह है? देयर इज सम प्लेस जहाँ 6 मंथ्स दिन होता है, 6 मंथ्स रात होती है। अगर आपको उठा के वहां डाल दिया जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको उस सिचुएशन में एडजस्ट होने में ही, क्योंकि रात के हिसाब से हम रात के हिसाब से ही फिट हैं। रात जब तक है तब तक हमें सोना है, या फिर फोन चलाना है, या फिर जो भी करना है अपना, हम रात की एक्टिविटीज करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन होता क्या है वहां पे, ऑफिस भी जा रहे हैं बच्चे, स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, उनके नॉर्मल डे टू डे सिचुएशन का टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आके आपका पिनियल ग्लैंड थोड़ा हिलेगा इधर पे, ऐसी जगह अगर चलेगा एकदम से तो। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में ढंग से काम नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को भी रात दिन का पता नहीं होता। रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। कई बार किसी घर में अगर छोटा बच्चा हो या आने हो या पड़ोस वड़ोस में हो, तो उनको पता होगी ये चीज, कि दिन में बच्चे मोस्टली सोते हैं, उनको पता ही नहीं होता रात चल रही कि दिन चल रही, कभी भी सो रहे हैं, रात भर घर वालों को जगा रहे हैं। तो ये क्या है कि रात में खेलो, जस्ट बिकॉज उनका पिनियल ग्लैंड उस टाइम पे वर्क नहीं करता। ठीक है, हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया, ये पिट्यूटरी को बोलता है। पिट्यूटरी ब्रेन के जस्ट बिलो होती है। थायराइड आपकी नेक पे होती है। आयोडीन की अगर कमी हो गई तो यही थायराइड ग्लैंड आपकी स्वेलअप हो जाती है, और जिससे गोइटर हो जाता है। गोइटर से सुना है ना? गोइटर क्यों होता है? अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो। deficiency of iodine causes goiter, and deficiency of iodine why you require it? Because of your thyroid, क्योंकि यहाँ पे जाके आपका थायराइड ही अपना कंट्रोल में रखता है। और आयोडीन लेने का बॉडी में देयर इज ओनली वन सोर्स, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, वो भी सॉल्ट भी कैसा? नॉट रॉक सॉल्ट, नॉट सेंधा नमक, नॉट एनीथिंग लाइक दैट। दैट सॉल्ट जो कि मार्केट में एक्चुअल पैकेजिंग में मिलता है, दैट सॉल्ट। बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या बोला था है कि सॉल्ट में एक्चुअल आयोडीन होती नहीं है, नेचुरली सॉल्ट में देयर इज नो आयोडीन, बट गवर्नमेंट के ये वो है रूल्स हैं कि कोई भी नमक की कंपनी, कोई भी सॉल्ट की कंपनी हैज टू पुट द आयोडीन, फोर्टिफाई करना पड़ेगा उनको उस पैकेट में ऊपर से, क्योंकि वही एक सोर्स है आयोडीन बॉडी में लेने का। क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज है जो आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हो, ना ज्यादा ना कम, और बॉडी में आयोडीन भी उतना ही चाहिए जितना आपको नमक चाहिए। तो इसलिए उसमें फोर्टिफाई करा जाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है आपकी खाने की चीज में ऐसी कोई भी न्यूट्रिएंट जो कि ऊपर से डाला गया है, अलग से डाला गया है थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे कि मिल्क में विटामिन डी फोर्टिफाई किया जाता है, नेचुरल नहीं होता। जो ये पैकेजिंग में आपको मदर डेयरी, अमूल वगैरह का लेते हो, तो उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी होती है, बिकॉज वो आपकी ऑलरेडी फोर्टिफाइड होती है वहां से। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाज, ये भी आपको पता है, ये रही एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ये रही ओवरीज इन फीमेल, एंड ये रहा टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा है एंडोक्राइन ग्लैंड का, सारी आपकी ग्लैंड्स हैं। ये सारे हार्मोन, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रही है ये पता होना चाहिए, एंड साथ में उनके फंक्शंस। तो मैंने फंक्शन जहां तक है मुझे लग रहा है मैंने बता दिए हैं। थाइमस, थाइमस छोटे बच्चों में होता है, आप लोग में अब हट गया होगा थाइमस। थाइमस होता है यहाँ पर प्रेजेंट, चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। थाइमस छोटे बच्चों में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि थाइमस को इम्यूनिटी बनानी होती है। आप लोगों की जितनी इम्यूनिटी बननी थी बन गई। WBC सबसे ज्यादा इनको जरूरत होती है, इनको बनाने में। आपकी बॉडी में जितने बनने थे सब बन गए हैं। अब इम्यूनिटी कंट्रोल इनकी बॉडी में ये थाइमस ही करवाता है। पहले बड़ा होता है छोटे बच्चों में, ये चीज बड़ी होती है इन्फेंट्स में, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे श्रिंक होने लग जाता है। 3 से 4 5 साल के बाद वो धीमे धीमे श्रिंक होने लगता है, कि इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में अब इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो ये थाइमस उनमें होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन निकालती है, मैंने बता दी। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, जो कि बॉडी में आपको क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि आपका डॉर्फिज्म है, जाइजेंटिज्म से रिलेटेड है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। साथ में FSH एंड TSH भी सीक्रेट करवाता है।
हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, मतलब अगर कोई हार्मोन की को रोकना भी है तो भी ये पिट्यूटरी को बोलता है कि अभी रोक दो, ठीक है। तो ये भी इनहिबिटर भी है। इनहिबिटर मतलब कुछ चीज को कंट्रोल, रोकना। पिट्यूटरी को कंट्रोल और रोकना एक ही चीज है। पिट्यूटरी को ऑर्डर देना और कंट्रोल करना भी काम हाइपोथैलेमस का ही है, ठीक है। तो जनरली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकियों को। तो मास्टर ग्लैंड कौन हुई? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस मत बोल देना। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में करेंगे। चैप्टर इज ओवर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज मुझे बता देना। अलग से क्लास ले सकते हो तुम लोग, 6 to 7 में अवेलेबल होती हूँ। नॉर्मल डेज में भी आ सकते हो तुम लोग, एक्सेप्ट योर नॉर्मल डेज। आप लोग का मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है, तुम लोग टीटीएस में भी आ सकते हो, दैट्स ट्यूसडे थर्सडे एंड वेंसडे, वो सॉरी सैटरडे। बस मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना कि हम आने वाले हैं, 6 से 7 हम क्लास लेंगे, या जो भी क्लास लोगे बता देना मुझे पहले से। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।